नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में ऑनर्स की 8th पेपर भारत में लोक प्रशासन में हम लोग बजट के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बजट क्या होता है, बजट में किस प्रकार से फॉर्मिंग का काम होता है, तो उसकी प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ लिया है उसमें अनुमान तैयार करना, यानी जो गत वर्ष की जो आय व्यय है उसको देखना। एक प्रोफॉर्मा आता है बाकायदा हर विभाग में, हर मंत्रालय के द्वारा। उस प्रोफॉर्मे में जो हमें जो सूचनाएं मांगी जाती हैं वो 5 प्रकार की सूचनाएं होती हैं, और उन सूचनाओं में गत वर्ष की आय व्यय का अनुमान, फिर वर्तमान वर्ष की संशोधित अनुमान, फिर आगामी वर्ष का बजट अनुमान, और फिर इसके पश्चात चालू वर्ष के लिए स्वीकृत अनुमान और चालू वर्ष से अब तक के यथार्थ आंकड़े हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको टेबल भी बताई थी, मैंने पूर्व की कक्षा में एक टेबल बताई थी जिसमें ये बताया गया कि वर्तमान, पिछले, मतलब हम क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है उसका विवरण, पूर्ण अनुमान तैयार करते हैं, उस दौरान कर लेते हैं। फिर ये जो अनुमान है ये इसकी एक प्रति यानी वित्त मंत्रालय को भी जाएगी और एक प्रति जाएगी ऑडिटर जनरल के पास, महालेखापाल के पास, जो इसमें जो विभिन्न मद हैं उनकी जांच करेगा, फिर अनुमानों को स्वीकृत करेगा और फिर इसका एक टिप्पणी करके वित्त मंत्रालय को भेजेगा। फिर सेकंड जो स्टेप था वो था वित्त मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म परीक्षण। सूक्ष्म परीक्षण में हमने ये देखा कि महालेखापाल द्वारा जांच के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए अनुमानों को भारतीय बजट में 3 भागों में बांटा जाता है, जिनमें सबसे पहला जो भाग है वो स्थायी प्रभाग कहलाता है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आते हैं। फिर प्रचलित योजनाएं आती हैं, मतलब विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में उनकी क्या प्रगति है, क्योंकि कुछ योजनाएं चलती हैं पर उनके कोई विशेष लाभ नहीं होता, यानी उनका लाभ लोगों तक पहुंचता नहीं है, तो ऐसी योजनाओं को बंद कर दिया जाता है। तो प्रचलित योजनाएं हैं वो योजनाएं किस तरीके से काम कर रही हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। फिर नवीन कार्यक्रम, जो नए कार्यक्रम सरकार ने निर्धारित किए हैं कि इस वर्ष में हम ये काम करेंगे, उन सब के बारे में भी नवीन कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। यानी क्या प्रस्तावित व्यय वास्तव में आवश्यक है, यदि है तो इसके बिना अब तक कैसे काम चल रहा था, यानी आप जो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं वो पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था, उस संदर्भ में तो आप उस समय कैसे कार्य कर रहे थे। यानी एक ये मान लीजिए ये एक तरीका है जिससे सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। अन्यंत्र क्या किया जाता है, इसके क्या क्या होगा, इसके लिए धन कहाँ से आएगा, इस व्यय के परिणाम स्वरूप किसे धन को अभाव तुरंत महसूस होगा, क्या नए विकास इस व्यय को अनावश्यक बना सकते हैं। वित्त मंत्रालय की प्रक्रिया तथा छानबीन पर्याप्त गहरी होती है। नियमानुसार कोई भी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बिना बजट में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ये नए व्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकारों में हमने देखा था कि क्रय करने एवं निर्माण करने आदि के लिए अनुदान, यानी कुछ आपको खरीदना है या कुछ नया बनाना है, उसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा पैसा अनुदान के रूप में मिलता है उसको आप किस तरीके से खर्च करते हैं। फिर आता है कर्मचारियों के लिए अनुदान, जो अलग अलग लोगों को, कर्मचारियों को जो पैसा दिया जाता है। फिर हम 5वें स्टेप पर आते हैं, अनुमानों का वर्गीकरण। अनुमानों के वर्गीकरण के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के अर्थ प्रभाग द्वारा बजट के अनुमानों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी बजट के क्या जो अनुमान हैं उनको अलग अलग चीज़ों में बांटा जाता है, ताकि केंद्र सरकार के बजट संबंधी लेन देनों का आर्थिक प्रभाव सरलता से समझ में आ जाए। केंद्रीय बजट के वर्गीकरण में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहला, केंद्र सरकार का कुल व्यय क्या है, केंद्र सरकार का अंतिम परिव्यय क्या है, केंद्र सरकार के बजट संबंधी साधनों से पूंजी की रचना कैसे होगी, केंद्र सरकार की बचत कैसे होगी, बजट संबंधी लेन देनों में होने वाले घाटे के विभिन्न स्तर क्या हैं, और केंद्र सरकार द्वारा आय का कैसे निर्माण किया जाएगा। आप देखते हैं कई बार सरकार जो है कई तरह के टैक्स लगा देती है, जैसे जीएसटी आपके सामने
उदाहरण हैं जिसके माध्यम से सरकार पैसा इकट्ठा करती है। वित्त मंत्रालय द्वारा आय और व्यय के अनुमान तैयार होने के बाद उन्हें संसद में रखने के लिए 2 वक्तव्य तैयार किए जाते हैं। पहला वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, दूसरा अनुदानों की मांग। वार्षिक वित्तीय वक्तव्य की बात हम करें तो जन आलेखन और संचित निधि को प्रस्तुत किया जाता है तथा दूसरे में संचित निधि से परे पूरे किए जाने वाले व्यय को दिखाया जाता है। यानी पहला जो वार्षिक वित्तीय वक्तव्य है उसमें जन आलेखन और संचित निधि को प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरा जो हमने वक्तव्य बताया है वो है अनुदानों की मांग, जिसमें संचित निधि से पूरे किए जाने वाले व्यय को दिखाया जाता है कि जो पैसे सरकार के पास संचित हैं उसको किस प्रकार से उसका व्यय किया जाएगा। फिर हम आते हैं सरकारी आय के अनुमान में। तो सरकारी आय के अनुमान की अगर हम बात करें तो आयकर विभाग, केंद्रीय उत्पादन कर विभाग तथा सीमा शुल्क विभाग भारत सरकार की आय संग्रहकर्ता विभाग है। मतलब जो लोगों से एक टैक्स के रूप में पैसा वसूल करते हैं वो संग्रहकर्ता जो डिपार्टमेंट हैं उनमें हम इनकम टैक्स को लेते हैं। केंद्रीय उत्पादन कर विभाग जो है वो भी इसी में आता है, और सीमा शुल्क विभाग जो है वो भी इसी में आता है। ये विभाग गत वर्ष के जो संग्रह किए जाने वाली सरकारी आय के आंकड़े हैं उसके आधार पर अग्रिम वित्त वर्ष के लिए सरकारी आय का संभावित अनुमान लगाते हैं। पुराने आंकड़ों को देखकर अगले वर्ष उन्हें कितना पैसा मिलेगा, प्राप्त होगा, उसका अनुमान लगा लिया जाता है, जिसका विवरण वित्त मंत्रालय को बजट में सम्मिलित करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर आता है मंत्रिमंडल में बजट। वित्त अर्थात सरकारी आय और व्यय दोनों से संबद्ध नीति संबंधी मामले मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णीत किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद बजट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से वाद विवाद करती है और तत्पश्चात नीति संबंधी निर्णय सामने आते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमानित आय व्यय योजना के संबंध में मंत्री ही यह अंतिम निर्णय लेते हैं कि वह विकास की दृष्टि से संतुलित है अथवा नहीं, तथा पंचवर्षीय योजना में वह कहाँ तक मेल खाती है। इस प्रकार पारस्परिक वाद विवाद तथा मतभेदों को सुलझाने के बाद मंत्रिमंडल इसे स्वीकृत कर देता है, जिसके बाद उसे व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करने के लिए तैयार माना जाता है। इस प्रकार भारत में कार्यपालिका द्वारा बजट तैयार किया जाता है और विचार और अनुमोदन के लिए एक वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र तथा अनुदानों की मांगों के रूप में भारतीय संसद के दोनों सदनों के सामने विचारार्थ और अनुमोदनार्थ रख दिया जाता है। तो मंत्रिमंडल जो है वो भी जब उनके पास सब तरह की जानकारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं उसके पश्चात जो संबंधित मंत्री है वो मंत्री विस्तार से वाद विवाद करते हैं। अनुमानित आय व्यय योजना के संबंध में मंत्री अंतिम निर्णय लेता है। अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी मंत्री स्वयं होता है, वही निश्चित करता है कि किस संदर्भ में किस में आय और व्यय में वृद्धि की जाएगी। तो उसे इस प्रकार भारत में कार्यपालिका का बजट तैयार होता है। आपसी वित्त मंत्रालय के द्वारा जो बजट है वो अनुमानों के आधार पर, यानी 2 चीज़ें लास्ट में रही, अनुदानों की मांगें और दूसरा है विचार और अनुमोदन के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र तथा अनुदानों की मांगे। ये दोनों संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार हमने आज जो पढ़ा कि बजट का फॉर्मेशन कैसे होता है। बजट के फॉर्मेशन में हमने सबसे पहले अनुमानों की बात की कि अनुमान तैयार किए जाते हैं। फिर अनुमान तैयार करने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है और उसके पश्चात अनुमानों का वर्गीकरण किया जाता है, और अनुमानों का वर्गीकरण होने के बाद सरकारी आय का अनुमान लगाया जाता है कि हमें जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं वो कितना आय हमें हो रही है। फिर उसके पश्चात लास्ट में मंत्रिमंडल में बजट जाता है और मंत्रिमंडल में उस बजट को आगे संसद के लिए सम्मुख रखने के लिए विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया जाता है। धन्यवाद।